दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है या मुंबई के भीतर ताकत की पहचान बदल रही है? महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर शिवसेना को पहली बार हर कोई बदलते हुए देख रहा है या फिर शिवसेना को चुनौती देते हुए उसी के कटघरे में शह और मात का खेल शुरू हो चला है? क्योंकि मातोश्री की ताकत तो मंत्रालय से भी कहीं ज्यादा रही है, तो कोई ऐलान भी कैसे कर सकता है कि मातोश्री के दरवाजे पर बैठकर वह हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और शिवसैनिक खामोश हो जाएं। लेकिन शिवसैनिकों की ही सत्ता इस वक्त महाराष्ट्र में है और राजनीति और सत्ता कभी भी ठसक के साथ तभी चल पाती है जब वो विपक्ष की हैसियत में रहे या फिर सत्ता को रिमोट के आश्रय चलाने की स्थिति में रहे। मौजूदा वक्त में शिवसेना के साथ दोनों स्थिति नहीं है। पहली बार ठाकरे परिवार सत्ता को संभाले हुए है, रिमोट कंट्रोल से नहीं, मातोश्री से नहीं, बाकायदा मंत्रालय में बैठकर। तो क्या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के साथ बदल गई, या फिर गवर्नेंस का एक ऐसा पाठ महाराष्ट्र अब देख रहा है जिसमें शिवसेना की ठसक वही रहेगी, चाहे वह सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे? शिवसैनिकों की अपनी ताकत सत्ता को प्राप्त करने की थी नहीं, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी साथ खड़े हो गए क्योंकि बीजेपी को दरकिनार करना था। और महाराष्ट्र के भीतर जिस हिंदूवादी सोच को, जिस छत्रपति शिवाजी के नाम पर अपनी सियासत की ताल ठोकते हुए शिवसेना आगे बढ़ी, उसमें शिवसेना को दफन करने के बाद बीजेपी और एनसीपी को लाभ हो सकता है, यह सियासी समीकरण बहुत साफ बतलाते हैं। तो क्या एक ऐसी बिसात बिछ रही है जिसमें शह और मात आने वाले दिनों में खुलकर खेला जाएगा? क्योंकि एक सांसद जेल में है, एक विधायक जेल में है और आरोप राजद्रोह का है। 2014 से लेकर 2019 तक इस देश में राजद्रोह बहुतों पर लगा। 326 केसेस राजद्रोह के इस देश में दर्ज किए गए, जो बीती किसी भी सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा थे। लेकिन राजनीतिक सत्ता पर आंच आ जाए और सत्ता की ठसक, वह भी शिवसेना के आश्रय, उस पर अगर कहीं आंच आने लगे तो राजद्रोह लगा दिया जाएगा। क्या यह संदेश मुंबई से निकला है? हमें लगता है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति के हर उस पन्ने को पलटने की जरूरत है जहां से शिवसेना की सियासत की शुरुआत होती है, और वो सत्ता प्राप्त करने के बाद गवर्नेंस के आश्रय भी शिवसेना को उसी आश्रय बतलाना और दिखलाना चाहती है कि शिवसेना बदली नहीं है। क्योंकि मातोश्री का मतलब तो यह भी है कि एक वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री भी उस दरवाजे पर पहुंचे। बहुराष्ट्रीय कंपनी एनरॉन की सर्वोसर्वा वह भी पहुंची थी, और खागोशी जो कि हथियार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सौदागर माने जाते हैं, वह भी पहुंचे थे। देवगौड़ा भी पहुंचे थे, और बीते दिनों जब 50-50 का फार्मूला 2014 में हो रहा था, उसके बाद अमित शाह भी पहुंचे थे। मातोश्री की ताकत अपने तौर पर यकीनन रिमोट कंट्रोल के आश्रय सत्ता को चलाने की रही है। सत्ता किसी की भी रहे, मातोश्री की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा नहीं। लेकिन अब मंत्रालय पहुंच गया मातोश्री, तो फिर मातोश्री को चुनौती दी जा सकती है क्या? हमें लगता है यह एक ऐसा पन्ना है जिस पन्ने के आश्रय दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। शिवसेना की अपनी पहचान, महाराष्ट्र की राजनीति की मौजूदा पहचान और भविष्य के संकेत, इन तीन दृष्टि से अगर देखना शुरू कीजिएगा तो बीजेपी अब शायद उस दाग को अपने ऊपर नहीं मानेगी जो वो लगातार इस देश के भीतर में हर अपने खिलाफ जाते हुए मुद्दों को लेकर राजद्रोह यानी 124A यही धारा लगा देती थी। राज्य दर राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, असम हो, इस दौर में लगातार मामले लगते चले गए और उसके ठीक समानांतर अनलॉफुल एक्टिविटी यानी यूएपीए भी लगाया गया तमाम राज्यों में। 326 मामलों में सिर्फ 6 कन्विक्शन 2014 से 2019 के बीच में। 2020 कोविड काल था, 2021 में सिर्फ 4 मामले। लेकिन अगर राजद्रोह हनुमान चालीसा से जोड़ दिया जाए तो दो सवाल एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में और इस देश के भीतर में जिस
ठसक के साथ बीजेपी अपनी सत्ता को संभाले हुए नरेंद्र मोदी जो मैसेज देना चाहते हैं, क्या उसे खुले तौर पर शिवसेना चुनौती दे रही है? क्योंकि उसे महसूस हो गया है खामोश रहने से नहीं होगा, चाहे सत्ता रहे या जाए। यहीं से बात शुरू होती है कि यह ताकत और यह बात एक निर्दलीय सांसद और निर्दलीय विधायक में कैसे आ गई। इसके लिए आपको अमरावती चलना होगा। अमरावती वह इलाका आता है जहां पर शिवसेना ने अपनी पहचान और अपनी ताकत उस कालखंड में शुरू की थी जब 80 के दशक के आखिरी वक्त में वहां पर दंगे हुए थे। शिवसेना वहां पर उसके बाद जीतती चली गई, एक के बाद एक चुनाव उसने हासिल किए। और इस नवनीत रवि राणा जो अमरावती की सांसद है, निर्दलीय है, 2014 में यह एनसीपी की टिकट से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन यह शिवसेना के सांसद जो सिटिंग सांसद थे उनसे चुनाव हार जाती है। 2014 में उनको लगभग 3,29,000 वोट मिलते हैं नवनीत रवि राणा को, जो इस वक्त जेल में है। हनुमान चालीसा का जिन्होंने जिक्र किया और अपने कांधे पर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए। मैसेज बहुत साफ है, एनसीपी से उनका शिफ्ट होना है या एनसीपी उनके पीछे खड़ी है जिस तरीके से चुनाव में पीछे खड़ी थी। तो क्या यह उद्धव सरकार को डामाडोल कराने की परिस्थिति में पवार का पावर शिफ्ट है क्या, ये जो आने वाले वक्त में महसूस होगा? हो सकता है, क्योंकि सियासी तौर पर शिवसेना को चुनौती देने के लिए दो निर्दलीय सांसद और विधायक, पति और पत्नी, दोनों निकल कर आ गए मैदान में। और यह भी समझना होगा कि उसी अमरावती के भीतर में 2019 में एनसीपी फिर चाहती थी नवनीत राणा उन्हीं के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वह निर्दलीय चुनाव लड़ी और उन्होंने शिवसेना को हरा दिया। शिवसेना को 42% वोट मिले, उन्हें लगभग 46% बोले। 5,10,000 वोट नवनीत राणा को मिला। तो दूसरी तरफ जो आनंद राव अडुल जो कि अपने तौर पर शिवसेना के साथ थे, उनको लगभग 4,73,000 वोट मिले। एक लिहाज से यह 4% से एक हार की परिस्थिति थी। लेकिन सवाल इसके आगे का है। इन दोनों की ताकत और इन दोनों की हिम्मत अपने तौर पर शिवसेना को चुनौती देने की नहीं रही है। यह एक अलग बात है कि अमरावती के भीतर में 96 में, 99 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में शिवसेना जीतती रही है। 1998 में सिर्फ आरपीआई जीती थी और 2019 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाता है, सहयोग के साथ एनसीपी समर्थन दे रही है। तो क्या वाकई एनसीपी ने पूरे तरीके से पल्ला झाड़ लिया या नवनीत राणा के पीछे बीजेपी भी खड़ी है? क्योंकि बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, हनुमान चालीसा को लेकर शिवसेना को घेरने का प्रयास होता है। और इसके ठीक समानांतर राज ठाकरे भी एक नई राजनीति को अपने साथ ओढ़कर शिवसेना को ही चुनौती देने निकल जाते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति वाकई बदल रही है? हमें लगता है एक पन्ना पुराना और खोलना चाहिए, क्योंकि जो नवनीत राणा और उनके पति पर जो आरोप लगे हैं रवि राणा पर, उसमें 153A है, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और दूसरा है 124A यानी राजद्रोह का मुकदमा। अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को जिस आसरे खड़ा किया, मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या वैसी नहीं है? 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार पहली बार महाराष्ट्र में बनी और मंत्रालय पर भगवा लहराया, तो उस वक्त मातोश्री में एक इंटरव्यू दे रहे थे बाला साहब ठाकरे। उन्होंने बहुत खुले तौर पर क्या बातें कही। उनका कहना था, शिवसेना में आपको हमेशा प्रतिक्रिया के लिए सनद्ध रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। एक अर्थ में आपका दुश्मन आपका निर्माण करता है। दुश्मन कौन है इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दरअसल यहां दुश्मन वक्त वक्त पर बदलता रहता है। इंटरव्यू का वो हिस्सा है जो उन्होंने कहा था, कभी यह गैर महाराष्ट्रीय होता है यानी गैर महाराष्ट्रियन होता है, कभी ये कम्युनिस्ट, कभी उत्तर प्रदेश का भैया, कभी उडुपी रेस्तरा वाला, कभी लुंगी वाला, कभी फुटपाथ पर सोने वाला, कभी मुसलमान, तो कभी कोई अन्य गैर हिंदू। और आने वाले वक्त में ये बदल भी सकता है। शिवसेना का ये शिफ्ट बाला साहब ठाकरे जिस दिशा में देख रहे थे, बाला साहब ठाकरे तानाशाही के प्रतीक के तौर पर ना देखा जाना तो दूर, वह खुद भी अपने तौर पर कहते थे, क्योंकि 1967 में बाला साहब ने कहा था, यह विकलांग लोकतंत्र इस देश के ऊपर एक भार है। भारत को जरूरत है एक परोपकारी तानाशाह की,
शिवसेना इस दिशा में ठीक ही आगे बढ़ रही है। और नवा काल जो अखबार निकलता था उस समय, वहां पर जो एडिटर हुआ करते थे प्रभाकर वैद्य, उन्होंने अखबार में लिखा बाला साहब ठाकरे के बयान को, साफ तौर पर लिखा, हां मैं तानाशाह हूं, इतने शासकों की हमें क्या जरूरत है, आज भारत को तो हिटलर की आवश्यकता है, भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, यहां तो हमें हिटलर चाहिए। और शायद इसीलिए 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो बाला साहब ठाकरे ने उसे कल्याणकारी हुक्मशाही कहा था और इंदिरा गांधी के पक्ष में कहा था। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी आती है तो वो जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, यानी राजनीतिक अवसरवाद को भी बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में ठसक की राजनीति करते हुए भी देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि वह शिवसेना जो पाठ पढ़ते हुए आई उद्धव ठाकरे के काल में, पहली बार उसमें एक बड़ा परिवर्तन यह आया, वह कानून भी संभाल रही है, वह राजनीतिक सत्ता भी संभाल रही है, राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और मातोश्री की ताकत को भी बरकरार रखना है। सवाल सिर्फ मंत्रालय पर कब्जा नहीं, पुरानी अपनी जरूरतों को उसी ठसक के साथ बरकरार रखना है जहां शिवसैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे। तो क्या यह पहली बार सबसे बड़ी परीक्षा आकर खड़ी हो गई है ठाकरे परिवार के सामने? क्योंकि अगर ठाकरे परिवार शिवसैनिकों को जो ट्रेनिंग देते आया, कल को अगर उद्धव ठाकरे की सत्ता नहीं रहती है तो शिवसैनिक तो उसी रास्ते चलेंगे जो पाठ बाला साहब ठाकरे ने पढ़ाया। और वही पाठ इस बात की तरफ इंगित करता है कि आप भी कमोवेश इसी तरीके से, जिसका जिक्र रवनीत राणा ने किया कि हम मातोश्री के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो शिवसैनिकों की पहचान तो महाराष्ट्र के भीतर किस रूप में कैसे रही है, ये तमाम हिंसक वारदातों से, दंगा की परिस्थितियों से जो अतीत काल में रहा है और मौजूदा वक्त में सत्ता के लिए एक मॉडरेट रूप, ये तीनों चीजें आपको कालखंड में नजर आती चली जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष में शिवसेना रहेगी तो शिवसैनिक सड़क पर ही नजर आएंगे, यह उनकी ताकत है। और ऐसे में जो भी राजनीतिक सत्ता रहेगी वह उन पर राजद्रोह लगा देगी। आप क्या करेंगे? क्योंकि एक पाठ यहां से निकल कर आया, कोई अगर आपके दरवाजे पर आपको चुनौती देने आएगा तो आप राजद्रोह लगाएंगे। कल को यही स्थिति में दूसरी सरकार भी करेगी, यानी महाराष्ट्र की राजनीति अगर शिवसेना सत्ता से हटती है तो एक हिंसक परिस्थिति की दिशा में बढ़ेगी क्या? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, क्या कानून व्यवस्था संभालते हुए भी कानून व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर सत्ता के लिए अनुकूल करने की ताकत महाराष्ट्र से भी निकल कर आ गई, जो इससे पहले इस देश के भीतर में सिर्फ जो दिल्ली यानी मोदी की सत्ता के आश्रय लगातार आरोप पूरा विपक्ष लगाते रहा कि यह एजेंसियों का उपयोग करते हैं, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, आरोप लगा देते हैं यूएपीए का, फिर या फिर सेडिशन एक्ट लगा दिया जाता है। तो क्या अब वो शिफ्ट हो गया एक नए तरीके से और हर कोई इसी दिशा में देखेगा क्या? यह भारत की राजनीति का एक नया चेहरा है। अगला सवाल यह है, इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जो बीजेपी के भीतर हरकत है या बीजेपी के नेताओं ने यहां पर गृह मंत्रालय में होम सेक्रेटरी को जो लेटर दिया, उसमें महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का जिक्र है। तो क्या दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई की दिशा में आएगी? राज्यपाल से रिपोर्ट मांगेगी, राज्यपाल कोई रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट पर कोई कैबिनेट यहां पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में आएगी? पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर इस वक्त बीजेपी ताकत के साथ मौजूद है, बहुमत के साथ मौजूद है। लेकिन सवाल है कि शिवसेना को शहीद होने भी नहीं देना है, लेकिन महाराष्ट्र पर कब्जा भी करना ही। यह बीजेपी का पाठ या मोदी सत्ता का पाठ बहुत साफ है, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर मुंबई की स्थितियों को जीने के लिए बीजेपी के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बड़ी तादाद में वहां पर लोगों को बुलाकर पैसा लगाने की सोच है। और मुंबई अपने आप में जो कॉरपोरेट सेंटर बना हुआ है, उस कॉरपोरेट सेंटर को भी अपने उंगलियों पर नचाने की परिस्थिति में मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता आ चुकी है। कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे हेडक्वार्टर अडानी और अंबानी दोनों का मुंबई में हो, लेकिन दोनों जानते हैं कि ताकतवर नरेंद्र मोदी है, मुंबई की सत्ता नहीं है राजनीतिक तौर पर। और दूसरी कोई भी राजनीति पार्टियों को अब वो चंदा नहीं देते हैं जो पहले उन्हें देना पड़ता था। अब तो दिल्ली से ही मनाहट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई चंदा नहीं देंगे, अन्यथा हम हैं यहां पर। ये मैसेजेस हैं वह पॉलिटिकल जो इससे पहले नहीं थे। अगला सवाल,
मातोश्री के भीतर इनरॉन, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के चेयरमैन रेबेका मार्क आ चुकी हैं, वो जानती थी मातोश्री की ताकत क्या है, लेकिन तब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, याद कीजिए, हेनरी किसिंगर भी वहां पर पहुंचे थे। जो हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी अदनान खागोशी, वह भी पहुंचे थे। चंद्रा स्वामी भी एक वक्त बैठा करते थे। देवेगौड़ा भी वहां पर पहुंचे थे। अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। अडवाणी जी भी पहुंचे। एक लंबी कतार है राजनीतिक सत्ताओं की, जो कि मुंबई पहुंचकर मातोश्री में जाकर ना हो वहां पर नतमस्तक, ऐसा बाला साहब ठाकरे की राजनीति के वक्त रहा नहीं है। और पहली बार किसी ने चुनौती मातोश्री की ही दी, हम वहीं पर आकर बैठेंगे। वो बैठे नहीं बैठे। अब सवाल यह है कि जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया या 153 ए जो लगाया गया धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के जो कई आरोप, कई चार्जेस लगाए गए, क्या यह मातोश्री की ताकत को बरकरार रखने की राजनीति का हिस्सा है? क्या यह शिवसैनिकों के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति और दिल्ली तक संदेश है कि शिवसैनिकों को आप दबा नहीं सकते हैं? और संजय राउत जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अब किसी ने आंख दिखाई तो 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, तो मैसेज बहुत साफ है। एक टकराव की राजनीति, लेकिन सत्ता संभाले हुए, और सत्ता को शिवसेना के लिहाज से चलाने की परिस्थितियां। लेकिन फिर यहां पर समझना होगा, इस सत्ता के 3 पांव हैं। एक कांग्रेस है, एक एनसीपी है और एक शिवसेना है। और जो चुनौती दे रहे हैं वो एनसीपी के साथ से होकर निकले हुए हैं। और एनसीपी चेक एंड बैलेंस करने की परिस्थिति में इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में है। चाहे नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो, चाहे राष्ट्रपति पद को लेकर दावेदारी को लेकर उठते हुए नाम हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता में 2024 से पहले एक राजनीतिक परिवर्तन करके उस वोट बैंक पर बीजेपी और एनसीपी द्वारा एक साथ कब्जा करने की एक जमीन तो नहीं तैयार हो रही है। ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि गवर्नेंस अपने तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी की तरह अगर बिहेव करे तो मैसेज बहुत साफ है कि उन्हें भी इस बात का खौफ है कि शिवसेना का जो अपना कद रहा है, जो उसकी अपनी ताकत और पहचान रही है, वो नहीं खोनी चाहिए। यह अपने तौर पर शिवसेना समझती है, उद्धव ठाकरे समझते हैं, शिवसैनिक भी समझ रहे हैं। लेकिन अगला सवाल है, साथ में कांग्रेस और एनसीपी है, जिन्हें भी भविष्य की राजनीति को साधना है। कांग्रेस का कोई नेता उस रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन शरद पवार एनसीपी के नेता के तौर पर सब कुछ संभाले तो हुए हैं। तो क्या उनका दाएं बाएं होना महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल ला सकता है, या उनका दाएं बाएं होना शिवसेना के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? उनका दाएं बाएं होना क्या एक चुनाव की दिशा में महाराष्ट्र को दोबारा ले जा सकता है? लेकिन सचेत हर कोई इस बात को लेकर है कि सत्ता जाए तो कोई शहीद ना कहलाए, क्योंकि शहीद कहलाने पर दोबारा से उसके पक्ष में जनता खड़ी हो जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, जिस चीज की पहचान शिवसेना के साथ रही, उसी की चुनौती नवनीत राणा ने दी, जो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री है। उसी की चुनौती राज ठाकरे ने दी, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाकर भी हाशिए पर है। जीत उनको मिल नहीं पा रही है, बीजेपी ने नहीं दी। अब यहां पर एक अगला सवाल है कि शिवसेना खुले तौर पर इस बात को मानती रही है कि हिंदू पदपातशाही के संस्थापक शिवाजी उनके सर्वोच्च आदर्श हैं, और हिटलर एक आदर्श तो नहीं, लेकिन हिटलर की कार्यशैली बाला साहब ठाकरे को अच्छी रहती रही, यानी हिटलर की तरह ख्याति अर्जित करें और छत्रपति बनो शिवाजी जैसे राजा की तरह हमारे ऊपर शासन करो, इस तरह की बात बाला साहब ठाकरे लगातार करते रहे। अगला सवाल यह है कि शिवसेना का अगर इतिहास को आप पलटेंगे तो महाराष्ट्र के भीतर जो भी हिंसा दंगों की शक्ल में हुई या हिंसक घटनाएं जो धर्म के टकराव को लेकर हुई, उसमें 70 के दशक में महाड़ का इलाका, भिवंडी का इलाका, जलगांव का इलाका, शिवसेना की वहां पर दखलंदाजी रही इससे। लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन जहां जहां दंगे होते गए वहां वहां बनती चली गई। 84 में याद कीजिए, भिवंडी से लेकर ठाणे और मुंबई तक जिस तरीके की परिस्थितियां थी, 1989 में पनवेल में, नासिक में, औरंगाबाद और अमरावती में भी, उसी अमरावती में जहां पर शिवसेना का कब्जा उस दंगों के बाद से शुरू होता है जो 89 में होता है। लेकिन 2019 आते आते वहां पर एक इंडिपेंडेंट महिला चुनाव जीत जाती है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव उस पर नहीं लड़ती है। 3 सवाल बहुत साफ तौर पर हैं। क्या शिवसेना का खत्म होना या शिवसेना को कमजोर करना
कहीं बीजेपी के साथ एनसीपी की रणनीति का हिस्सा आने वाले वक्त में तो नहीं उभर कर आएगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या इस दोनों परिस्थिति में शरद पवार का पावर शिफ्ट होने की दिशा में तो नहीं चला जाएगा? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, जिस हिंदुत्व की वोट बैंक को लेकर शिवसैनिक भी अपने तौर पर खुद को कट्टर हिंदुत्व के साथ रखते हैं, बीजेपी और आरएसएस उसी वोट बैंक पर अब सीधा कब्जा करना चाहती है, तो उसी हिंदू हथियार से या हिंदुत्व के हथियार से शिवसेना को शह देना चाहती है। यह एक नई परिस्थिति खड़ी हो रही है जो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को गवर्नेंस भी संभालनी है, कानून के राज को भी बरकरार रखना है और उसी लिहाज से काम करते हुए शिवसैनिकों की पुरानी पहचान को भी जिंदा रखना है, जिसके आश्रय उनका एक वोट बैंक महाराष्ट्र के भीतर, खास तौर से पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई में बना हुआ है। विदर्भ में उस तरीके का नहीं है, लेकिन ग्रामीण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में शिवसेना की पैठ है, इससे भी इनकार नहीं है। एक वक्त बाला साहब ठाकरे के काउंटर में गोपीनाथ मुंडे को बीजेपी लेकर आई और एक वक्त दोनों साथ आकर खड़े होकर 1995 में सरकार भी बनाते हैं। एक साथ का सिलसिला लगातार चलते चला जाता है, लेकिन 2014 में गुजरात से निकले हुए नेता जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरातियों के हक का सवाल उठाकर शिवसेना के साथ सौदेबाजी नहीं बल्कि सीधे तौर पर उन्हें वसूली पार्टी कह के खारिज करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसकी राजनीतिक ताकत बरकरार रखती है और अब वह बिल्कुल उलट विचारधारा के साथ जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आ गई है, तो असल परीक्षा ये उद्धव ठाकरे की है, शिवसेना की है, मंत्रालय का गवर्नेंस और मातोश्री की ताकत को बरकरार रखने की है, या फिर यह दिल्ली के जरिए एक फेंका हुआ ऐसा मंत्र है जिसके दायरे में आज नहीं तो कल शिवसेना को फंसना ही है, क्योंकि वह अपने बूते सरकार चला नहीं रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कब तक सहयोग के आश्रय चलती चली जाएगी, जबकि सबको नजर आ रहा है कि 2024 की बिसात अब देश में बिछने लगी है और उसके लिए नरेंद्र मोदी किसी भी बिसात में, किसी भी शहमात की परिस्थिति में किसी को भी लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की बदलती राजनीति में शिवसेना की गद्दी खतरे में है? उद्धव ठाकरे की गद्दी खतरे में है? क्या महाराष्ट्र की बदलती सियासत के बीच ये हिंदू वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए जो आजान और लाउड स्पीकर और जिस तरीके से हनुमान चालीसा का जिक्र हो रहा है, वह पूरे के पूरे तमाम मुद्दों को शिफ्ट कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था की दिशा को कोई नहीं देखे? और तीसरा बड़ा सवाल है, क्या वाकई शिवसेना उस राजनीतिक प्रयोग करने की दिशा में जा सकती है जहां पर वह एक महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर नेशनल लेवल पर बीजेपी को चुनौती देने के उस ढांचे को खड़ा कर सके, जो ढांचा अभी भी विपक्ष के तौर पर कोई खड़ा नहीं कर पाया? ममता प्रयास करती रही लेकिन खड़ा नहीं कर पाई। कहने से काम नहीं चलेगा, आपको खड़ा करना होगा, अन्यथा ढहती हुई राजनीति में कौन कब किसका साथ छोड़ दे यह कोई नहीं जानता है। एक आखिरी सवाल, मातोश्री का जिक्र हुआ, मंत्रालय का जिक्र हुआ, अमरावती का जिक्र हुआ, बाला साहब ठाकरे का जिक्र हुआ और बाला साहब ठाकरे के जरिए उस ताकत का जिक्र हुआ जो शिवसेना की तमाम परिस्थितियों में ताकत बरकरार रही है। आखिरी सवाल इस देश के भीतर में राजद्रोह से जुड़ा हुआ है। वह राजद्रोह जो राजनीतिक सत्ता के लिए हथियार का काम अगर करने लगे, जिससे उसको जमानत नहीं मिले और जमानत मिले तो तब तक वह अपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ा चुका हो कि देखो हमारी क्या ताकत है। यही काम तो बीजेपी के भक्तों को बीजेपी सिखा रही है और यही काम शिवसैनिकों को ठाकरे की सत्ता बता रही है। तो इन दोनों परिस्थितियों के बीच में राजनीतिक टकराव भारत का गवर्नेंस को भी राजनीतिक सत्ता का औजार और हथियार बनाने की दिशा में बढ़ चुका है और मुंबई पर कब्जा हर कोई चाहता है। बीजेपी की दृष्टि वहीं पर लगी हुई है और वो जानती है कि कॉरपोरेट की पूंजी शिफ्ट अगर हो गई तो उसकी सत्ता चली जाएगी, तो कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर्स की जमीन पर उसका कब्जा होना चाहिए। तो इंतजार कीजिए, सिर्फ मसला ये नहीं है कि एक सांसद और एक विधायक जो निर्दलीय हैं राजद्रोह के आरोप में जेल में है, मसला यह है कि कल हाई कोर्ट में भी जाएगा मामला और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। राज्यपाल की रिपोर्ट भी तैयार होगी और वह यहां पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी और
हो सकता है उस मामले को लेकर इस विशेष बैठक बुलाने की जरूरत केंद्र की पहल शुरू हो जाए, जहां पर मैसेज बहुत साफ जाए कि गवर्नेंस को संभाल पाना शिवसेना के बूते नहीं है और यही शिवसेना की असल परीक्षा है। वो बता पाए कि बीजेपी जिस ताकत का इस्तेमाल कर रही है दरअसल वह गवर्नेंस का मिसयूज कर रही है। टकराव पहली बार इसी का आमने सामने आकर खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।